A very good morning, students. Welcome to class plus 2 and subject is political science. Students, आज हम रीड करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। तो आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे बात पहले ये आती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका मीनिंग और क्या इसकी डेफिनेशन है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है, वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और ये किस लिए बनाया जाता है, क्या इसका मीनिंग है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मीनिंग है ऐसे स्वतंत्र संपन्न राज्यों के ऐसे समूह से, ऐसे पूरी कंट्रीज़ के समूह से जिसका निर्माण, कि ऐसे संगठन का निर्माण कि कुछ ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए किया जाता है, कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर कि हमें आगे ये गेट करने हैं, कि उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही हम कि ऐसे संगठन का निर्माण किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का उसको निर्माण करते टाइम जो उसके सदस्य राज्य होते हैं, कि जो स्टेट उसमें, जो कंट्रीज़ उसमें इंक्लूड होती हैं, वो सभी अपनी अपनी स्टेटस का, अपनी संप्रभुता को वो सुरक्षित रखती हैं। और वो हर एक कोई भी अगर किसी कंट्री को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्राइसिस है, तो उस समय वो सारे राष्ट्र मिलकर या सारे राज्य मिलकर एक दूसरे की सहायता देने को वो तैयार रहती हैं। तो इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। और अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, कुछ कोटेशन दी गई हैं, जैसे टुमकिन के शब्दों में कि उन्होंने क्या बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, कि ऐसा राज्यों का ऐसा समूह है जिसकी स्थापना एक ट्रीटी यानी संधि के आधार पर होती है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कि जो इंटरनेशनल लॉज बने होते हैं पूरी कंट्रीज़ के लिए, सभी कंट्रीज़ के लिए, कि उनको ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, कि ये है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके पास कुछ अंग कर्तव्य अधिकार होते हैं उन कंट्रीज़ के पास जो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं। अब ऑर्गेन्सी का क्या मतलब है, कि ऑर्गेन्सी ने क्या डेफिनेशन दी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वहाँ स्थापित होता है जहाँ कुछ संप्रभु राष्ट्र संयुक्त हो जाते हैं, कि जहाँ कुछ राष्ट्र मिलकर कुछ उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है। तो ये थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की डेफिनेशन, की क्या होते हैं, कि जो राष्ट्र मिलकर किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करते हैं। अब बात ये है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्यों चाहिए, कि हमें क्यों नीड होती है, कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं वो अलग अलग राष्ट्रों के बीच सहयोग, सुरक्षा और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, कि अलग अलग राष्ट्र हैं उनके बीच में आपसी सहयोग बना रहे, उनकी सुरक्षा, उनके विकास के लिए। इसके बिना विश्व शांति की स्थापना संभव नहीं, कि इसके बिना जो वर्ल्ड में पीस है उसके बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती, कि यह संगठन विश्व शांति के लिए भी जरूरी साधन है, कि अलग अलग देशों के बीच में जो मानवीय समस्याएं होती, उनकी आपस की जो समस्याएं हैं कंट्रीज़ की, कि उनको सॉल्व करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है, कि जहाँ पर मिलकर सारे जो नेशन होते हैं वो आपस में मिलकर बातचीत कर सके, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर देशों के बीच में जो आपसी सहयोग होता है उसको डेवलप करने के लिए और उस सहयोग को बनाए रखने के लिए भी हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। अब बात ये आती है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, कि जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इस टाइम कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। इस टाइम है हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये मेन है हमारा। तो अब इसके बारे में कि क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हैं यूएनओ, की वो है क्या, किस वर्ल्ड में पीस, सहयोग, ऑपरेशन के लिए और सुरक्षा के उद्देश्य से, कि
कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई और जो इसका मेन हेड क्वार्टर है वो अमेरिका के जो फेमस सिटी है न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में इसके सदस्यों की संख्या जब स्टार्ट हुआ था, जब इसको बनाया गया था, तो उस टाइम में जो इसके सदस्यों की संख्या थी वो 51 थी। लेकिन धीरे धीरे अब और नेशन जुड़ते रहे इसमें और आज प्रेजेंट में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। तो यूएनओ की सबसे मेन है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई और कौन से शहर में इसका हेड क्वार्टर है, और स्टार्टिंग में इसकी संख्या 51 थी और अब आकर 193 है। और जो सबसे लास्ट में मेंबर बना है इसका वो है दक्षिणी सूडान, वो इसका मेंबर है। अब बात आती है कि इसके 6 अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं और वो 6 अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले है महासभा, जिसे बोलते हैं जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। न्याय सत्ता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और नंबर 5 पे है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और नंबर 6 है सचिवालय, सेक्रेटरीट। तो ये 6 अंग आपको लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं। अब है कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से 3 अंग हैं, जो सब 3 अंग कौन कौन से, महासभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय, इनका विशेष महत्व होता है। महासभा को तो हम जो संयुक्त यूएनओ है उसकी विधान पालिका कहे तो कोई गलत नहीं होगा, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। इन सभी जो 193 इनके इसमें नेशन जुड़े हुए हैं यूएनओ में, इन सभी नेशन जो सदस्य हैं उनको इक्वल राइट्स दिए गए हैं और इनकी एक वर्ष में कि साल में एक बार इन सभी नेशंस की जो मीटिंग होती है वो ज़रूरी होती है। अब ये था यूएनओ के बारे में। अब हम इसके जो 6 अंग हैं वो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है महासभा की। महासभा क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सभी 193 मेंबर है वो इस महासभा के सदस्य होते हैं और हर एक सदस्य है महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। मतलब जो हर एक राष्ट्र है, नेशन है, जैसे हमारा इंडिया भी है, तो जब इसकी मीटिंग होती है तो उसमें 5 कैंडिडेट को भेज सकता है। इसके लिए हर एक राष्ट्र को 5 प्रतिनिधि भेजने का भी अधिकार है कि हर एक सदस्य 5 अपने जो कैंडिडेट हैं वो अपने नेशन से भेज सकता है। हर एक सदस्य राष्ट्र को लेकिन वोट देने का अधिकार सिर्फ एक को ही होता है। तो इसकी प्रक्रिया की जो इसकी महासभा की प्रक्रिया है उसके अनुसार कि एक सदस्य का प्रतिनिधि मंडल 5 प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक नहीं रखेगा। मतलब जो एक मेंबर आए उसमें 5 मेंबर होते हैं, एक नेशन के 5 मेंबर प्रतिनिधि कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो 5 से अधिक नहीं होंगे। अब इसका सेशन कब होता है कि महासभा का जो सेशन है वो साल में एक बार जो ना ज़रूरी होता है। और ये कब होता है, ये सितंबर महीने में अमेरिका के न्यूयॉर्क जहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है वहीं पर ही आयोजित किया जाता है। इसके कई अधिवेशन हैं, जो सेशन हो चुके हैं वो फ्रांस की राजधानी में आयोजित किए गए हैं, पेरिस में। तो अब बात आती है नेक्स्ट जो टॉपिक है, महासभा के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट था यूएनओ का वो है सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद के कुल इसमें 15 मेंबर होंगे सुरक्षा परिषद में, जिसमें से 15 में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। और इसके 5 जो स्थायी मेंबर हैं वो लर्न रखने हैं ज़रूर। ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूएसए जो हैं वो इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। मतलब इसमें इंडिया नहीं है इंक्लूड। और जो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं और जो उनका नॉमिनेशन निर्वाचन है वो 2 वर्ष के लिए ही उनको चुना जाता है महासभा द्वारा। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, 5 तो बिल्कुल परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन जो 10 हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अब इसका सेशन कब होता है संयुक्त राष्ट्र परिषद का कि
सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार से किया जाएगा कि वो निरंतर कार्य करने के, वो कंटिन्यू काम करता रहे। और सुरक्षा परिषद है वो टाइम पर अपनी बैठकें करते हैं और जो इसके सदस्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं सुरक्षा परिषद की मीटिंग में। अब नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा परिषद के बाद आता है इसके काम क्या है, कि क्या काम करते हैं। जो सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्यों को वीटो की पावर है, और वीटो की पावर मीन्स कि 5 जो स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना सुरक्षा परिषद में अगर कोई भी फैसला है वो नहीं किया जा सकता। मतलब जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 नेशन हैं, उनकी सहमति जरूरी होती है। अभी काम क्या करती है, इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति है, सुरक्षा को स्थापित करना इसका मुख्य काम है, कि कोई भी ऐसा मामला कि जिससे वर्ल्ड की शांति के लिए खतरा बना तो उस पर वो विचार विमर्श कर सकती है। और सुरक्षा परिषद है वो क्या करती है, महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति करती है। अब नेक्स्ट है हमारी आर्थिक और सामाजिक परिषद। तीसरे जो अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब इसमें क्या बताया गया है कि उसकी रचना कैसे की गई। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है कि इसमें जो इसकी रचना है 1965 में 1965 में कि चार्टर में एक अमेंडमेंट करके इसकी सदस्यों की संख्या 18 थी पहले, और बाद में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई। आर्थिक और सामाजिक परिषद की जिसका यूएनओ का तीसरा पार्ट है, उसकी जो सदस्य संख्या थी, मेंबर्स की जो संख्या थी वो 18 थी, अब 27 कर दी गई है। लेकिन अब बाद में ये तो 65 में, लेकिन 71 में फिर से 27 से बढ़ाकर 54 कर दी गई। और इस टाइम आर्थिक सामाजिक परिषद के कुल मेंबर की संख्या है वो 54 है। प्रेजेंट की लर्न रखनी है आपने कि इस टाइम आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 है। अब है इसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक जो परिषद के सदस्य हैं यानी 54 जो मेंबर हैं, उनका निर्वाचन भी महासभा के द्वारा किया जाता है। और इसमें महासभा होती है वो अपने जो उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस सदस्यों का निर्वाचन करती है। कि महासभा के जितने मेंबर हैं 193 उसमें से 2/3 से जो मेंबर हैं मतलब उनका 2/3 संख्या, उनका बहुमत जरूरी होता है जब जमीन सदस्य का निर्वाचन करती है। और जो 18 सदस्य हैं 1 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, मतलब वो छुट्टी ले लेते हैं 18 सदस्य 1 साल के बाद, और उनके प्लेस पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब बात आती है कि इसका सेशन कब होता है। तो इसके सदस्यों के अगर इसमें कितने मेंबर हैं आर्थिक सामाजिक परिषद में 54, तो इनके जो 54 मेंबर हैं अगर इनमें से इनके बहुमत के आधार पर ही इस विशेष सेशन को बुलाया जाता है। इसका सेशन 1 वर्ष में 2 बार होता है, और ये अप्रैल और जुलाई महीने में न्यूयॉर्क और जिनेवा में होता है। अब नेक्स्ट है हमारा न्यायसिता परिषद की रचना यानी में ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ये आपका 4th पार्ट हुआ यूएनओ का कि क्या है ट्रस्टीशिप काउंसिल। कि इस यूएनओ के चार्टर 13 में इसकी व्यवस्था है, इसके बारे में बताया गया है ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। अब इसमें क्या बताया कि कैसे इसकी रचना हुई कि संयुक्त यूएनओ के जो मेंबर थे 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया, कि इसमें वो क्या होंगे कि अगर अलग से देखा जाए कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं कि वो इनके जो मेंबर हैं कि वो ही क्या करते हैं इसको देखते हैं। नए परिषद की जो रचना है कि उसको वो देखते हैं, भले वो उसका प्रशासन नहीं चलाते हैं लेकिन वो देखते हैं। और
इसमें क्या है कि न्याय परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है, कि सभी एक मत के ऊपर अपना अधिकार देंगे। और इन सब में जो भी न्याय परिषद की रचना में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो बहुमत से लिया जाएगा। और इसकी बैठक भी साल में 2 बार होती है, जनवरी और फरवरी में। यदि परिषद का बहुमत ज़्यादा हुआ, अगर कोई किसी के डिसीज़न को लेकर एग्री नहीं है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि महासभा क्या करती है, सुरक्षा परिषद अपने बहुमत से एक विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है कि इसकी। अब है जो नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना, मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूएनओ का 5th पार्ट है। अब वर्तमान में मतलब प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल कोर्ट के कितने न्यायाधीश हैं? 15 न्यायाधीश हैं। और इनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? महासभा के द्वारा किया जाता है। 9 साल के कार्यकाल के लिए, यानी 9 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। और 3 साल के बाद इन 9 मेंबर्स में से 3 साल के बाद जो 5 सदस्य हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, कि मीन्स एक समय में राज्य का एक ही व्यक्ति इस न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड क्वार्टर है, कार्यालय है, वो कहाँ है? हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश किसी अन्य व्यवसाय को नहीं अपना सकते, मतलब वहाँ के जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, वो किसी अन्य प्रोफेशन को नहीं गेट कर सकते और अपना पूरा टाइम वो न्यायालय की सेवा में ही उन्हें अर्पित करना पड़ता है, वहीं पर भी वो काम करते हैं। अब उसका कार्यकाल क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय के न्यायाधीश, मैंने अभी बताया आपको कि 9 साल के लिए निर्वाचित कर दिए जाते हैं। उनका कार्यकाल 9 साल का होता है और 3 साल के बाद उनके एक तिहाई से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके प्लेस पर वो नए न्यायाधीश को वो निर्वाचित किए जाते हैं, न्यायाधीश उनके प्लेस पर। अब मेन है कि अब इनका न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है कि वे क्या क्या काम करते हैं, कि उनके अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को। वो है सबसे पहले आपका ऐच्छिक अधिकार, दूसरा है अनिवार्य कंपलसरी, तीसरा है परामर्शदात्री यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अब है सबसे पहले ऐच्छिक अधिकार। ऐच्छिक अधिकार क्या होता है कि ऐसा अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को तब प्राप्त होता है जब कोई राज्य ये अनाउंसमेंट करे कि जो विवाद का कोई भी अगर डिस्प्यूट है उसका जो डिसीज़न है वो इंटरनेशनल न्यायालय से ही करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहीं पर ही उसको फैसला कराना है। अपनी इच्छा से अगर कोई भी स्टेट ये बोले तो वो है उसका ऐच्छिक अधिकार क्षेत्र। अब है अनिवार्य। अनिवार्य मतलब वो उसको करना ही है, उसके क्षेत्र में जो काम आता है इंटरनेशनल कोर्ट के। मीन्स अगर कोई संधि है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी, अगर इंटरनेशनल जो ड्यूटीज़ है उसके बारे में बताना, अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित विषय, इंटरनेशनल लेवल से जो सब्जेक्ट रिलेट करते हैं कि शांति बनाए रखना, तो इस टाइप से जो भी डिस्प्यूट हैं उनको लेकर डिसीज़न लेना, ये उसके अनिवार्य अधिकार क्षेत्र में आता है इंटरनेशनल कोर्ट के। अब है परामर्शी दात्री यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो इसमें यह बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा सुरक्षा परिषद अगर किसी भी टॉप पर कोई क्वेश्चन के से रिलेटेड कोई एडवाइजरी मत देने के लिए, कोई भी एडवाइस देने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट को अनुरोध कर सकती है। मतलब उसको बोलते कि कि हमें एडवाइस किया जाए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये 3 जो अधिकार क्षेत्र थे, ऐच्छिक, अनिवार्य और परामर्शी दात्री, इनके अकॉर्डिंग वो अपना काम करती है। अब इससे रिलेटेड अब यूएनओ के हमने अभी 5 पार्ट डिस्कस किए हैं। कौन कौन से डिस्कस किए हैं, ये रिपीट अगेन।
सबसे पहले महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक न्यायिकता परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब लास्ट है हमारा सचिवालय, लेकिन सचिवालय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल सेंड टू यू बाय PDF। स्टूडेंट्स, थैंक यू।